चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा BS नेगी का सीरीज का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 का नाम है उत्तराखंड का ऐतिहासिक शासनकाल। कुनिंद शासनकाल। उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कुनिंद थे, जिनके शासन की जानकारी के स्रोत कुनिंद मुद्राएं हैं। उत्तराखंड में शासन करने वाली जो पहली राजनीतिक शक्ति थी वो कुनिंद थी, और इनकी हमें जानकारी किससे प्राप्त होती है? इनकी मुद्राओं से प्राप्त होती है। कालसी शिलालेख के अनुसार पता चलता है कि जो कुनिंद लोग थे ना, ये शुरू में मौर्यों के अधीन थे। यशवंत सिंह कटोच के अनुसार कुनिंदों ने लगभग उत्तराखंड में 200 से 300 ईसा पूर्व तक शासन किया था। कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघभूति था। कुनिंदों का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघभूति था। अमोघभूति की रजत और तांबे की मुद्रा मिलती हैं। ठीक है, कैसी? रजत की और तांबे की। ये कहाँ से मिलती है? पश्चिम में व्यास नदी से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनेत बहेत तक मिलती हैं। अमोघभूति कैसी मुद्राएं मिली हमें? रजत और तांबे की 2 मुद्राएं मिलती हैं अमोघभूति की। पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक मिलती हैं और दक्षिण में सुनेत बहेत तक मिलती है। अब देखते हैं ये जो जगह यहाँ पड़ती है। सुनेत बहेत लुधियाना का क्षेत्र हो गया। सुनेत लुधियाना, जबकि बेहट सहारनपुर में पड़ता है। अमोघभूति की मुद्राओं में प्राकृत भाषा में राज्य कुनिंदस अमोघभूतिस महाराज लिखा था। मतलब जो अमोघभूति की मुद्राएं मिली है रजत और तांबे की, इनमें प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन बनते हैं कि कैसी भाषा में लिखा है? प्राकृत भाषा में लिखा है। क्या लिखा है? राज्य कुनिंदस अमोघभूति महाराज। महाभारत में कुनिंदों को कहा गया है द्विज। क्या कहा गया है? महाभारत में कुनिंदों को द्विज कहा गया है, द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। कुनिंदों की पहली राजधानी जो थी वो थी कलकूट। कलकूट हमारा हो गया कालसी, जबकि दूसरी राजधानी शत्रुघ्न थी। ठीक है। कुनिंद लोग किस धर्म को मानते थे? कुनिंद लोग शैव धर्म को मानने वाले थे। महाभारत व अष्टाध्यायी में कुनिंदों की जानकारी मिलती है। किस में मिलती है? महाभारत में और अष्टाध्यायी में कुनिंदों की जानकारी मिलती है। और महाभारत के वन पर्व में कुनिंद शासक स्वभाव का उल्लेख मिलता है। महाभारत के वन पर्व में कुनिंद शासक स्वभाव का उल्लेख मिलता है। एक विदेशी लेखक हुआ टोलमी, उन्होंने भी कुनिंद शासन का वर्णन किया है। कुनिंदों की जो मुद्राएं मिली है, अब हमें कहाँ से मिली है देखनी है हमें। कुनिंदों की जो मुद्राएं मिली है उत्तरकाशी के देवढुंगा से मिली है और टिहरी गढ़वाल के अठूड़ से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन बन जाए कि कुनिंदों की मुद्राएं उत्तराखंड में कहाँ से प्राप्त हुई है? कुनिंदों की मुद्राएं उत्तराखंड में उत्तरकाशी के देवढुंगा से और टिहरी के अठूड़ से प्राप्त हुई है। कुनिंदों के अभिलेख भी मिले हैं कुछ। कुनिंदों के बारे में 5 अभिलेख में से 4 भरहूत और 1 मथुरा से प्राप्त हुआ है। कुनिंदों के समकालीन कौन थे? योद्धे और औदंबर गणराज्य थे। अब कुनिंदों की मुद्राओं को विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, कुनिंदों की जानकारी उनकी 3 प्रकार की मुद्राओं से प्राप्त होती है। कुनिंदों की मुद्राएं हैं अमोघभूति प्रकार की नंबर 1, अल्मोड़ा प्रकार की नंबर 2, चन्नेश्वर प्रकार की नंबर 3। इनमें से यहाँ से भी एक क्वेश्चन वीडियो में बना था, वीडियो एग्जाम में, जो वीडियो एग्जाम में उसमें अमोघभूति की जो मुद्रा है वो रजत और तांबे की है, जिसमें ब्रह्मी लिपि पर क्रोष्टी लिपि में लिखा है। अमोघभूति की मुद्रा रजत की होगी और तांबे की होगी, और इसमें किस लिपि में? ब्रह्मी लिपि में और खरोष्टी लिपि में, 2 लिपि में लिखा होगा। ठीक है। अमोघभूति की जो मुद्रा है इसमें देवी और मर्ग के चित्रांकन है। अमोघभूति की मुद्रा में देवी के और मर्ग के चित्रांकन है। अब ये क्वेश्चन आया था अभी वीडियो में, देखिए। अल्मोड़ा से मिली 4 मुद्राएं में शिवपालित, हरिदत्त, शिवदत्त, म ब घ त कुनिंदों से संबंधित है। ये सेम क्वेश्चन यहीं से रिपीट हुआ था। अल्मोड़ा से मिली 4 मुद्राओं में शिवपालित, हरिदत्त, शिवदत्त, मगभत कुनिंदों से संबंधित है। ठीक है। अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में भी रखी हुई हैं। अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं कत्यूर घाटी से मिली है। अल्मोड़ा प्रकार की कत्यूरी घाटी में 54 मुद्राओं में एक शिवदत्त की और एक आसेक की और एक शेष गोमित्र की है। ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित राजा की एक ताम्र मुद्रा जो डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी को प्राप्त हुई थी। अल्मोड़ा सिक्कों को संभवतः 8 कुनिंद नरेशों के नाम मिलते हैं। देखिए, अल्मोड़ा जो अल्मोड़ा सिक्के हैं ना, इन पे 8 नरेशों के नाम मिलते हैं, 8 कुनिंदों के। कुनिंदों के अधिष्ठात्री देव कौन थे? कुनिंदों के अधिष्ठात्री देव छत्तेश्वर थे, जिन्हें भगवान शिव के रूप में पूजा सकता है। कुनिंदों के जो देवता थे ना, में शिव थे। ठीक है। छत्तेश्वर महाराज। एक बुक लिखी है मॉर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा कोइंस। किसने लिखी है? MP जोशी ने लिखी है। अमोघभूति था इनका सबसे शक्तिशाली शासक जो कुनिंदों का। जब उसकी मृत्यु होगी तो उसके बाद इनके अधिकार में शकों का अधिकार हो गया था इनके मैदानी क्षेत्रों में। शकों की पुष्टि कैसे होती है यहाँ पर?
शकों की पुष्टि करतारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा वाला। और यहाँ पर शक संवत से पता चलता है यहाँ शक भी शासन किया है शकों ने। और शकों ने किसके बाद शासन किया है? कुनिंदों के किसे हराने के बाद? अमोघभूति को हराने के बाद। अब हमारा आता है उत्तराखंड में कुषाण काल। कुषाणों की जो मुद्राएं मिली हैं, वीरभद्र, ये हो गया वीरभद्र ऋषिकेश, मोरध्वज और गोविशाण। वीरभद्र ऋषिकेश में हो गया, मोरध्वज कोटद्वार हो गया आपका, और गोविशाण हो गया काशीपुर। ये देखिए वीरभद्र ऋषिकेश, मोरध्वज कोटद्वार और गोविशाण काशीपुर हो गया। तो हमें कुषाणों की मुद्राएं 3 जगह से मिलती है, वीरभद्र ऋषिकेश, मोरध्वज कोटद्वार और गोविशाण काशीपुर से। जो गोविशाण की खोज थी सिक्कों की, इनकी 1960 में केपी नोटियाल ने की थी। अब जो कुषाण थे, इनका सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कनिष्क था। कुषाणों का सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क था, जिसने तराई क्षेत्र पर अधिकार किया था, जिसकी राजधानी क्या थी? पुरुषपुर या पेशावर थी। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर या पेशावर थी। भारत में सबसे अधिक सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए थे। भारत में सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए थे। आपसे क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री में बनता है, ये क्वेश्चन भी बनता है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक कनिष्क था। ठीक है, कनिष्क ने 78 ईसा में शक संवत चलाया और जिसका उत्तराधिकारी हुआ, मतलब जो कनिष्क था, कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। और कनिष्क के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुइस्क। अब जो हमारे उत्तराखंड में मिलते हैं ना, इस हुइस्क की मुद्राएं मिलती हैं। हुइस्क की 44 मुद्राएं मुनिकृति टिहरी से प्राप्त होती हैं। ठीक है, कुषाण शासक एक और हुआ वासुदेव सेकंड, इसकी 3 मुद्राएं गोविशाण टिले से प्राप्त होती हैं, जिन मुद्राओं में शिव व नंदी का चित्र अंकित था। अब देखिए, हमने पीछे कुनिंदो की पढ़ी थी, उसमें किसका चित्र था? देवी और मृग का चित्र था उसमें। और यहाँ पर कुषाणों की में शिव व नंदी का चित्र बना हुआ है। ठीक है, 7 कुषाण मुद्राएं खटीमा से प्राप्त हुई है, जो वसु नामक राजा का उल्लेख मिलता है जिन पर। ठीक है, अब आता है हमारा योध्य वंश उत्तराखंड में। कुषाणों को कुचलने में मुख्य भूमिका योध्य शासकों की रही होगी। योध्य कुनिंदो के समकालीन थे। योध्यों की मुद्राएं कहाँ से मिलती है? योध्यों की मुद्राएं हमें जौनसार और देहरादून से मिलती है, और कालागढ़ लहसराउन से मिलती है। योध्य शासकों के 2 और 3 मुद्रा लेख वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, योध्यकालीन मुद्राओं में सूलधारी कार्तिक का चित्र, मतलब जो योध्यों की मुद्रा है ना, उन पे जो चित्र है वो किसका है? हाथ में सूलधारी त्रिशूल लिए कार्तिक का चित्र है। और मुद्राएं कहाँ से मिल रही है? जौनसार और देहरादून से। ठीक है, और कालागढ़ लहसराउन से। और लेख कितने प्राप्त हुए? इन पर 2-3 लेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब हमारा था युगसेल। युगसेल का गोत्रीय वंश, ये कहाँ था? देहरादून में था ये भी। ये देखिए, गोत्रीय वंश का कालसी प्रदेश के आसपास का राज्य था, मतलब देहरादून के आसपास था ये भी। इसका गोत्रीय वंश का प्रतापी शासक था सीलवर्मन। सीलवर्मन ने क्या किया था? सीलवर्मन इतना क्यों फेमस है? सीलवर्मन ने देहरादून का जगतग्राम में बड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण करवाया था। अब ये क्वेश्चन पिछली बार फॉरेस्ट गार्ड में आया था शायद, या वीडियो में आया था, मेरे याद नहीं है। सीलवर्मन ने देहरादून के जगतग्राम में बड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था। ठीक है, और सीलवर्मन ने और भी कुछ किया था इसके अलावा। सीलवर्मन ने यमुना के तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है, उसके बाद राजा शिवहानी ने भी यमुना के तट पर अश्वमेध किए थे। हरिपुर नामक पूरा स्थल देहरादून जनपद में, जबकि मतिपुर नामक स्थल उत्तर प्रदेश के बिजनौर में है। अब देखिए, युगसेल का गोत्रीय वंश हुआ क्वालसी के आसपास देहरादून में हुआ। ठीक है, इसका सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? सीलवर्मन हुआ। सीलवर्मन ने क्या किया? सीलवर्मन ने जगतग्राम है देहरादून में, वहाँ पर बड़वाला में यज्ञ वेदिका का निर्माण करवाया और यमुना के तट पर 4 अश्वमेध किए सीलवर्मन ने। ठीक है, उसके बाद शिवहानी आया इनका राजा। शिवहानी ने भी यमुना के तट पर अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कुल्तु वंश। कुल्तु वंश कुल्लू कांगड़ा की घाटी में शासन था। ये उत्तराखंड में नहीं था, ये हिमाचल प्रदेश के आसपास था। ठीक है, फिर हमारा आता है काशीपुर। काशीपुर में 2 मित्र वंश हुए। उस टाइम पर हम काशीपुर को गोविशाण कहते थे। काशीपुर में 2 मित्र राजाओं का उल्लेख मिलता है, एक तो मातृमित्र था और दूसरा पृथ्वीमित्र था। काशीपुर में कितने मिलते हैं? 2, मातृमित्र और पृथ्वीमित्र काशीपुर में मिलते हैं। इसके बाद हमारा आता है हिमालय का करतरपुर राज्य। करतरपुर राज्य में, जो हमारा करतरपुर राज्य है ना, इसमें 3 प्रदेश शामिल थे। देखिए, एक तो रोहिलखंड, बरेली का क्षेत्र हो गया करतरपुर राज्य में शामिल। ठीक है, रोहिलखंड हो गया, बरेली वाला क्षेत्र, रोहिलखंड बरेली का क्षेत्र हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, और एक हमारा उत्तराखंड। इन तीनों को मिलाकर करतरपुर राज्य बनता था। तो हमें इसमें अपने अपने उत्तराखंड के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। बस देखिए, समुद्रगुप्त हुआ एक भारतीय इतिहास में शासक, उसकी प्रयाग प्रशस्ति है, जिसकी रचना किसने की है? हरिसेन ने। किस भाषा में लिखी है? संस्कृत में। उसमें क्या पता चलता है? उसमें पता चलता है कि जो ये करतरपुर राज्य है ना, ये गुप्तों के अधीन था। ठीक है, समुद्रगुप्त ने अपनी प्रयाग प्रशस्ति में बताया है कि एक करतरपुर राज्य है, उसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रोहिलखंड राज्य हैं तीनों, और ये तीनों मेरे अधीन है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि करतरपुर पर कुनिंदो का शासन था, मतलब कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि करतरपुर पर ये गुप्त थे, जो इनका शासन है वो कुनिंदो का शासन था।
और इसकी राजधानी क्या बताते हैं, कार्तिकपुर राजधानी बताती है। अच्छा, फिर गुप्तों का एक शासक हुआ स्कंदगुप्त। इसके काल में हुणों का आक्रमण हुआ था, ठीक है। जब आक्रमण हुआ उस समय करतारपुर राज्य पर भी हुणों का आक्रमण हुआ था। तो इससे में आइडिया लग सकते हैं, जब स्कंदगुप्त पर हुणों ने आक्रमण किया तो यहाँ पर भी करतारपुर में भी हुणों ने आक्रमण किया, तो इसलिए गुप्तों के अधीन माना जा सकता है इसे। तभी तो गुप्तों के राज्य में आक्रमण कर रहे थे वो, ठीक है। फिर राहुल सांकृत्यान आते हैं। राहुल सांकृत्यान के अनुसार हुण राजा हुए तोमर हुण और मिहिरकुल, इनके अधीन कुछ हिमालय का भाग रहा था। फिर हमारा छांगलेस वंश आता है। छांगलेस वंश से भी क्वेश्चन बना था, हमारे पिछले वाले फॉरेस्ट गार्ड में बना था। जो छांगलेस वंश है इसकी जानकारी में कहाँ से मिलती है, छांगलेस की जानकारी वंश की हमें जानकारी मिलती है लाखामंडल के खंडित शिलालेख से। लाखामंडल देहरादून में पड़ता है, वहाँ पर एक खंडित शिलालेख है, उससे हमें लाखामंडल खंडित शिलालेख से छांगलेस वंश की जानकारी मिलती है। यही क्वेश्चन आया था। उस शिलालेख में क्या है, अच्छा उस शिलालेख में 7 राजाओं का नाम मिलता है, ठीक है। इनमें से जो पहला नाम है वो नरपति जयदास का है और अंतिम नामक्षत राजा का है। समझे आप, मतलब छांगलेस राजवंश से हमें कहाँ मिलता है, लाखामंडल में मिलता है और देहरादून में मिलता है। इसकी हमें जानकारी कैसे मिलती है, वहाँ पर एक खंडित शिलालेख है, उससे जानकारी मिलती है। और उसमें शिलालेख में क्या लिखा है, उसमें 7 राजाओं के नाम लिखे हुए हैं। उन 7 राजाओं में से पहला नाम है जो नरपति जयदास का है और अंतिम नाम नामक्षत राजा का है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सिंहपुर का यदु राजवंश। ये जो सिंहपुर है ना, ये भी देहरादून में पड़ता है। सिंहपुर का यदु राजवंश, सिंहपुर का यदु राजवंश 6ठी शताब्दी के आसपास का था, ठीक है। यदुवंशीय राजाओं की जानकारी लाखामंडल से प्राप्त राजकुमारी ईश्वरा के लेख से मिलती है। यहाँ पर हमें लाखामंडल में एक राजकुमारी ईश्वरा का लेख मिला है, उससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर सिंहपुर में एक यदुवंश का राजवंश था, ठीक है। इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें इनकी 11 पीढ़ियों ने 12 शासकों ने शासन किया। सिंहपुर की यदु राजवंश की हमें जानकारी मिलती है देहरादून से, वहाँ पर का एक लेख मिलता है। उस लेख में क्या लिखा हुआ है कि हमारी 11 पीढ़ियों ने 12 शासकों ने यहाँ पर शासन किया, ऐसा लिखा हुआ है। यदु राजवंश का संस्थापक किसे बताया गया है, यदु राजवंश का संस्थापक सेन वर्मन को बताया गया है, जिसकी राजधानी यामुन प्रदेश सिंहपुर थी। अब यामुन प्रदेश समझ सकते हैं आप, देहरादून हो गया यामुन प्रदेश। राजकुमारी ईश्वरा के बारे में जान लेते हैं। जो राजकुमारी ईश्वरा थी ना, ये भास्कर वर्मन की पुत्री थी तथा जालंधर के राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, कुछ और कह सकते हैं, चंद्रगुप्त था कोई, उसकी पत्नी थी। राजकुमारी ईश्वरा भास्कर वर्मन की पुत्री तथा जालंधर राजकुमार चंद्रगुप्त ईश्वरा ने लाखामंडल में एक शिव मंदिर बनवाया था। अब आता है हमारे उत्तराखंड में नागवंश। वंश का शताब्दी में नागवंश के अस्तित्व का, नागों की हमें कैसे पता चलता है, यहाँ पर नागों का शासन था, नागों की, ठीक है। उसमें ऐसा क्या है त्रिशूल लेख में, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर नागों ने शासन किया। लेख में 4 नाग राजाओं के नाम मिलते हैं, ठीक है। स्कंद नाग, गणपति नाग, विभु नाग, अंशु, ठीक है। इस लेख में लिखा गया है कि गणपति नाग ने दूसरे राज्य वर्ष में रुद्रमाल्य के सामने शक्ति त्रिशूल की स्थापना की थी। मतलब इसमें बताया गया है कि ये जो त्रिशूल लेख है ना, ये हमारा एक राजा हुआ गणपति नाग, इसने अपने राज्य के दूसरे साल, मतलब इसका राज्याभिषेक हुआ उसके दूसरे साल में, एक रुद्रमाल्य मंदिर पड़ता है गोपेश्वर चमोली में, त्रिशूल की स्थापना की थी। इससे में नागों की जानकारी प्राप्त होती है। अच्छा, शताब्दी ईस्वी तक की दक्षिण ब्रह्मी, इसमें आता है एक ब्रह्मी में किस लिपि, जो एक दक्षिणी ब्रह्मी, ठीक है। गणपति का पहला शक्तिशाली शासक प्रतीत होता है, जिसका रुद्रमाल्य को, मतलब वो शक्तिशाली राजा होगा जब तो उसने अपना त्रिशूल लेख अंकित करवाया था। यदु राजवंश थे, सिंहपुर का यदु राजवंश, उनका अस्तित्व किसने मिटाया था, देखिए नागों ने। यमुना घाटी में यदु का अस्तित्व मिटाने का श्रेय किसको जाता है, नागों को जाता है। अब इसके बाद आता है हमारा मोखरी वंश। नाग शासकों के कन्नौज, उत्तराखंड में नाग शासकों को कन्नौज के मोखरी वंश ने परास्त किया। अच्छा, मोखरी वंश का अंतिम शासक कौन था, जो नाग थे, इन्हें नागों को मोखरियों ने समाप्त कर दिया। अब मोखरी वंश का अंतिम शासक हो गया ग्रहवर्मा, ठीक है। ग्रहवर्मा की भी मृत्यु होनी थी भाई, कभी ना कभी ग्रहवर्मा की हत्या कर दी किसी ने। उसके बाद मोखरी राज्य जो था उसके बहनों हर्षवर्धन के दिन हो गया। मोखरियों ने किसका अंत किया था, मोखरियों ने किया था नागों का। और मोखरियों का सबसे अंतिम शासक होगा ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा की हत्या होगी। ग्रहवर्मा की हत्या के बाद उसका जो शासन था मोखरी वंश का, यो इसका बहन हुई था ग्रहवर्मा का, हर्षवर्धन, उसके अधीन चला गया। अब हर्षवर्धन यहाँ शासन करेगा। अब आया देखिए थानेश्वर का हर्षवर्धन वंश। बाणभट्ट ने एक पुस्तक लिखी है, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित नामक पुस्तक में उत्तराखंड आने का वर्णन मिलता है। बाणभट्ट लिखा हुआ उसने बुक लिखी है हर्षचरित, याद रखनी है आपको ये बुक।
भट्ट की पुस्तक है। इसमें क्या पता चलता है, इसमें उत्तराखंड में आने का वर्णन मिलता है। हर्षकालीन चीनी यात्री हेनसांग भी था। देखिए चीनी यात्री हेनसांग आया हर्ष में, उसने क्या कहा, हिमालय को पोली हिमोपुलो या ब्रह्मपुर राज्य में गया था। हेनसांग ने यहाँ पर क्या बताया, हेनसांग ने बताया यहाँ पर 5 बौद्ध विहार है। हेनसांग ने बताया यहाँ पर 5 बौद्ध विहार है। कनिंघम ने आधुनिक गढ़वाल व अगवाओं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर कहा था। अब ब्रह्मपुर किसे कहा गया, देखिए पूरा गढ़वाल और कुमाऊं, इसे क्या कहते थे, ब्रह्मपुर। और हर्ष के समय कौन सा आया था, चीनी यात्री हेनसांग, वो कहाँ आया था, देखिए ब्रह्मपुर राज्य में गया था। उसने क्या कहा था, पोली हिमोपुलो कहा था ब्रह्मपुर को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हेमंत संघ ने गंगा नदी है जो हमारी, गंगा नदी को क्या कहा, महाभद्रा, और हरिद्वार के लिए कहा मोयूलो। हेमंत संघ ने गंगा को महाभद्रा कहा और हरिद्वार को क्या कहा, मोयूलो। और क्षेत्रफल कितना बताया, 20 लीटर चीनी माप। ठीक है, फिर हर्ष के पश्चात आता है मध्य हिमालय। हर्ष के पश्चात मध्य हिमालय। कन्याकुब्ज में वर्धन वंश का 647 ईस्वी में अंत हो गया था। कन्याकुब्ज में 647 ईस्वी में कन्याकुब्ज में अंत हो गया। ठीक है, जो वर्धन वंश था, हर्षवर्धन की मृत्यु होगी 647 में, उसके बाद इसका अंत हो गया। इसके हर्ष की मृत्यु, कन्याकुब्ज राज्य का गठन हुआ। जो हर्ष की मृत्यु होगी उसके बाद जो हमारा कन्याकुब्ज राज्य था, ये उत्तराखंड 3 भागों में टूटा, ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविशान। इन तीनों राज्यों का वर्णन हेमंत की यात्रा वृत्तांत सीयूकी से मिलता है और इनमें सबसे बड़ा ब्रह्मपुर राज्य था। जो हेमंत आया था ना हर्ष के समय, उसके मिलता है यात्रा वृत्तांत में कि सीयूकी से मिलता है इसका यात्रा वृत्तांत। इसमें इसने क्या बताया कि सबसे बड़ा ब्रह्मपुर राज्य था। हर्षवर्धन का एक अभिलेख हुआ मधुवन और एक हुआ बांसखेड़ा। इस अभिलेख से क्या पता चलता है कि यहाँ पर पूर्व वंश था, हर्ष के अभिलेख से। ठीक है, फिर मार्कंडे पुराण व वर्त संहिता में पर्वताकार राज्य और उल्लेख मिलता है। अब देखिए ब्रह्मपुर राज्य, देखिए हमने पढ़ा था सबसे बड़ा ब्रह्मपुर राज्य था, तो हम ब्रह्मपुर राज्य पढ़ेंगे। हिमालय क्षेत्र के तीनों राज्यों में ब्रह्मपुर राज्य सर्वाधिक विस्तृत राज्य था, जिस पर पूर्व वंश का शासन था। ब्रह्मपुर राज्य गंगा नदी से लेकर पूर्व में कर्णाली नदी तक विस्तृत था और ब्रह्मपुर नरेश सोन वंश से पूर्व राजा थे। मतलब जो ब्रह्मपुर राज्य था ना, गंगा नदी से लेकर, गंगा नदी कहाँ है आपकी, हरिद्वार, यहाँ से लेकर कर्णाली नदी, ये कहाँ, बिहार तक था। और ये जो राजा थे पूर्व वंश के राजा थे। पूर्व वंश का शासनकाल 6वीं सदी से 8वीं सदी तक था। अल्मोड़ा में एक ताम्रपत्र मिला है, तालेश्वर ताम्रपत्र। अल्मोड़ा के तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध पूर्व व ब्रह्मपुर राज्य से था। ये क्वेश्चन बार बार आता है। अब तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज कब हुई, 1915 में तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज। अब जो तालेश्वर ताम्रपत्र है, इसमें किसका नाम मिलता है, तालेश्वर ताम्रपत्र में धूतिवर्मन, विष्णुवर्मन का नाम मिलता है तालेश्वर ताम्रपत्र में। ठीक है, पूर्व वंश का संस्थापक कौन था, पूर्व वंश का संस्थापक विष्णुवर्मन था। पूर्व वंश के शासक राज्य को पर्वताकार राज्य कहते थे। पूर्व वंश के ताम्रपत्रों में 5 शासकों का उल्लेख मिलता है। अब इन 5 शासकों के नाम देखिए, वर्षवर्मन सबसे पहले, फिर उसके बाद वर्षवर्मन, फिर धूतिवर्मन का वर्णन मिलता है। पूर्व के जो देवता थे ना, कुल देवता, वे वर्णेश्वर स्वामी थे। पूर्व शासकों की बदी महाराजाधिराज परम भट्टारक थी। तालेश्वर ताम्रपत्र की भाषा देखिए, तालेश्वर ताम्रपत्र संस्कृत भाषा में है और गुप्त ब्रह्मी लिपि में है। इस बार ये क्वेश्चन बनने की ज़्यादा चांस है कि तालेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में और किस लिपि में है, गुप्त ब्रह्मी लिपि में है। अब पूर्व वंश का प्रशासन देखिए। पूर्व शासकों के निवास स्थल को कोर्ट व राजकुमार के लिए राजपुत्र का निवास स्थल को, मतलब जो महल था, उसे क्या कहते हैं, कोर्ट, और राजकुमार को क्या कहते थे, राजपुत्र कहते थे। पूर्व वंश के सभी मंत्रियों के लिए राजमात्य कहा गया है। जो मंत्री थे उन्हें राजमात्य कहा जाता था। जो सेना का अध्यक्ष होता था उसे बलाध्यक्ष कहते थे। सेनाध्यक्ष को कहते थे। संधि विग्राहक विदेश मंत्री, द्विपति लेखक वर्ग का प्रधान होता था। जमनपति पदनित सेना का मुख्य होता था। पूर्व शासकों के आय का मुख्य स्रोत भूमिकर था, जिसे भाग कहा जाता था। एक गुप्तचर का कार्य कटुक करते थे, वाले को भागिक कहते थे। पूर्व काल में 2 तरह की भूमि होती थी, केदार व सारी। सिंचित भूमि को केदार कहते थे, असिंचित भूमि को सारी कहा जाता था। भूमि तालेश्वर ताम्रपत्र में उद्यान के लिए वटक सबका। शत्रुघ्न राज्य, कन्याकुमारी दूसरा भाग शत्रुघ्न राज्य में टूटा था। चीनी यात्री के अनुसार इस राज्य पूर्वी सीमा पर गंगा व उत्तर में हिमालय था और बीच में यमुना नदी बहती थी। कनिंघम के अनुसार यह सिरमौर गढ़वाल हिमालय का भाग था। फिर हमारा आता है गोविशान राज्य। गोविशान राज्य कन्याकुब्ज राज्य का तीसरा भाग गोविशान में टूटा था। हमने ऊपर पढ़ा था, पहला ब्रह्मपुर था। ठीक है, पहला ब्रह्मपुर पढ़ा था हमने।
दूसरा शत्रुघ्न पड़ा था और तीसरा गोविषाण। तो ब्रह्मपुर हमने ऊपर देख लिया। अब हमारा गोविषाण राज्य है। गोविषाण राज्य कन्याकुब्ज राज्य का तीसरा भाग गोविषाण राज्य में टूटा था। कनिंघम के अनुसार गोविषाण राज्य में काशीपुर के साथ साथ राम भी थे। गोविषाण का विस्तार पश्चिम में रामगंगा से लेकर पूर्व में शारदा नदी तक था। कनिंघम ने काशीपुर के उज्जैन में बने पुराने दुर्ग किले को इस राज्य से संबंधित बताया है। अब प्लेटी का शिलालेख देखिए। देवप्रयाग के आसपास एक स्वतंत्र राजवंश शासन कर रहा था। देवप्रयाग टिहरी। देवप्रयाग के हिंडोला खाल में प्लेठी का सूर्य मंदिर 7वीं सदी का है। देव खाल में प्लेठी का सूर्य मंदिर है जो 7वीं सदी का है। प्लेठी सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कल्याण वर्मन ने बनवाया था। ठीक है, इन शिलालेखों में भी नाम मिलता है। अब गुरु शंकराचार्य देखते हैं। कार्तिकेय शासनकाल में आदिगुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था राज्य में। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने 820 ईस्वी में केदारनाथ में देह त्यागा था। आदिगुरु शंकराचार्य इष्टगण के समेत उत्तराखंड आए थे। आदिगुरु शंकराचार्य अद्वैतवाद के आदिगुरु द्वारा 4 मठ मठ बनाए गए थे। 4 मठ पूरे भारत में, जो पुरी, श्रृंगेरी और द्वारिका, इनमें से है ज्योतिर्मठ। शंकराचार्य का जन्म केरल के कलाड़ी में होता जो चेर साम्राज्य के अधीन था, जिनके गुरु थे आदिगुरु शंकराचार्य जी के। उसके बाद कार्तिकेयपुर राजवंश देखिए। हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश आता है। इसका काल क्या है? 700 से लेकर 1000। कार्तिकेयपुर राजवंश को पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। इस वंश के पहले 3 परिवार के 14 नरेशों ने 300 सालों तक शासन किया। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश को मध्य मंडल का पहला ऐतिहासिक राजवंश मानते हैं। इसके पहले 3 परिवार के 14 नरेश थे, इन्होंने 300 सालों तक शासन किया है। कार्तिकेयपुर राजवंश की जोशीमठ, कार्तिकपुर नामक स्थान पर, मतलब जो कार्तिकेयपुर राजवंश था इसकी पहले जो सबसे शुरू की राजधानी थी वो जोशीमठ में थी। जोशीमठ के भी किस स्थान पर थी? कार्तिकपुर नामक स्थान पर थी। अल्मोड़ा की कत्यूर घाटी के बैजनाथ के पास बनाई गई थी। दूसरी कहाँ बनाई गई थी? अल्मोड़ा में कत्यूर घाटी में बैजनाथ के पास बनाई गई थी। बैद्यनाथ कार्तिकपुर में थी। ठीक है, जो इस ये वो है ना कार्तिकपुर राजवंश, इसके 9 अभिलेख प्राप्त, जिनकी लिपि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभिलेखों की लिपि क्या है? कुटिला है। कार्तिकेयपुर वंश से संबंधित ताम बागेश्वर से पांडुकेश्वर, कंडारा, बैजनाथ, चंपा। अब देखिए इन्हें पृथक कर लेते हैं शिलालेखों को। जो पांडुकेश्वर ताम ललित ठीक है। भूदेव का कौन सा है? बागेश्वर। बागेश्वर किसका होगा? भूदेव का। देसठ देव का क्या होगा? बालेश्वर। दोनों अलग अलग है। भूदेव का बागेश्वर है, देसठ देव का बालेश्वर है। ठीक है, जो एटकिंसन हुए हमारे, इन्होंने क्या लिखा? कार्तिकेयपुर जो राजा होते हैं इनके लिए भूलवश सबसे ने कर दिया। कनिंघम के अनुसार कत्यूरी राजाओं की राजधानी लखनपुर, जो रामगंगा तट राज्य को हिंसांग ने भी किया था। 7वीं सदी के कत्यूरी राजाओं की शीतकालीन राजधानी, जिसे गाने वाला भड़ भी कहते हैं। कार्तिकपुर का प्राचीन नाम कबीर पांडे मेरे, इन्होंने क्या बोला? कार्तिकपुर को कबीरपुर, बद्रीधर पांडे। अब देखिए प्रथम परिवार। कार्तिकपुर वंश के पहले परिवार का संस्थापक बसंतदेव था। जो कार्तिकपुर वंश था इसका पहला कौन था? बसंतदेव। कार्तिकपुर वंश के प्रथम परिवार का संस्थापक बसंतदेव था। कार्तिकपुर वंश के प्रथम परिवार का संस्थापक बसंतदेव हो गया। बसंतदेव ने क्या? बसंतदेव ने बलि रखी थी परम भट्टारक महाराजा धीराज की बलि दे रखी थी। बसंतदेव ने परम भट्टारक महाराजा धीराज की। बसंतदेव ने क्या किया? एक मंदिर को श्रवणेश्वर नामक ग्राम दान में दिया बसंतदेव ने। बागेश्वर लेख के अनुसार, बागेश्वर के शिलालेख में पता चलता है कि बसंतदेव ने एक मंदिर को श्रवणेश्वर नामक ग्राम दान दिया था। जो मंदिर का निर्माण था जोशीमठ चमोली में नरसिंह मंदिर बनवाया। किसने बनवाया? बसंतदेव ने बनवाया। ठीक है, कश्मीर का एक इतिहासकार हुआ कल्हण, उसकी तरंगणी, उसमें पता चलता है कि कश्मीर का एक राजा हुआ ललितादित्य को जीतने का जीता, और इसका जिक्र मिलता है। बसंतदेव के बाद कौन सा शासक बना? खरपरदेव। खरपरदेव की जो क्या था? कल्याणा देवी। कल्याण देवी और खरपरदेव जो ये थे ये कन्नौज राजा शोरवन के समकालीन थे। राज जिसकी देवी। बागेश्वर लेख के अनुसार खरपरदेव शासक थे, इसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। त्रिपुराधीश्वर मंदिर के लिए दान की हुई किरातों से संधि की थी। अब आता है दूसरा
तुम्हें पता चलता है बंगाल का पाल शासक था धर्मपाल, उसने गढ़वाल, ठीक है। कार्तिक निम्बू धर्म को मानने वाला था, जिसकी सुदेवी था। निम्बर के बाद उसका शासक बना इष्टगण देव की वेगा देवी था। कार्तिकपुर राजवंश का पहला शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को सूत्र में बांधने, मतलब इष्टगण देव जो था वो कार्तिकपुर वंश का ऐसा शासक था जिसने सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। इष्टगण देव ने जागेश्वर अल्मोड़ा में पड़ता है हमारा, वहाँ पे नवदुर्गा महिषमर्दिनी लकुलिस के नटराज के मंदिर बनवाए थे। इष्टगण ने भी अपने था। इष्टगण का अपने लगभग 832 ईस्वी पर कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी शासक सूर्यवर्मन शासक था। ललित सूर्यदेव के शासनकाल के 21वें-22वें वर्ष के दो ताम ललित सूर्यदेव को कली कलंक पंख मग्न में धरती उद्धार के लिए पर अवतार बताया गया है। सबसे अधिक ताम ललित सूर्यदेव की दो सामा देवी। ललित सूर्यदेव की पत्नी सामा देवी ने भगवान नारायण का मंदिर बनवाया था। बैजनाथ मंदिर का निर्माण ललित के बैजनाथ बागेश्वर में जो मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? ललित के पुत्र भूदेव ने करवाया था। भूदेव जो था वो बौद्ध धर्म का विरोधी था, इसलिए बागेश्वर शिलालेख में से परम बुद्ध श्रमण रिपु कहा गया है भूदेव को। अब बताया तीसरा परिवार जो था इसका सलोनादित्य वंश था, इच्छट देव ने की थी। ये क्वेश्चन अभी आया था किसने इसकी स्थापना की थी? इच्छट देव ने की थी। इसकी जानकारी हमें कहाँ से पता होती है? बालेश्वर तथा पांडु के शतामपत्र में मिलती है। इच्छट देव की पत्नी का नाम क्या था? सिंधु था। इच्छट देव के बाद देसठ देव, फिर पद्मठ देव शासक बने। देसठ देव को दीन स्वर्णदाता कहा गया। पद्मठ देव को प्रकाशवान कर्ण से अधिक दानदाता कहा गया, जिसने बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान दी थी। स्वर्णादित्य वंश का अंतिम शासक सुभिक्षराज देवता। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अंतिम शासक सुभिक्षराज देवता। कार्तिकपुर का सुभिक्षराज देव था जो 14वां कत्यूरी शासक था। सुभिक्षराज देव ने अपनी राजधानी कार्तिकपुर में उपखंड में सुभिक्षपुर में बनाई थी। अब हमारा था बैद्यनाथ कार्तिकपुर नरेश। किसी वंशज ने गोमती घाटी में राजधानी बनवाई थी जिसका नाम बैजनाथ। लेखों में बैद्यनाथ कार्तिकपुर मिलते हैं। हम इसे कत्यूरी वंश का चौथा परिवार या पाल वंश के नाम से जान सकते हैं। बैजनाथ लेखों में यहाँ शासकों के नाम लखनपाल देव, इंद्रपाल देव, अब इनका हैं। लक्ष्मी दत्त जोशी कार्तिक मूलतः अयोध्या के मानते हैं। बद्रीदत्त पांडे कत्यूरी को सूर्यवंशी मानते हैं। जो विधियन की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। कत्यूरियों की राजभाषा संस्कृत, लोक भाषा पाली थी। कार्तिकपुर राजाओं के लोक हितकारी कार्यों के कारण कुमाऊं में आज भी प्रचलित है कि जब कार्तिकपुर वंश का अंत हुआ ना तो सूर्य अस्त हो गया था वहाँ थी। कत्यूरियों के समय भूमि ना होता, उसका नाम था प्रभावोत्तर। कत्यूरी कालीन मंदिर दो प्रकार के थे, छत्रयुक्त, शिखरयुक्त। छत्रयुक्त मंदिर को ठीक है ललित ताम्रपत्र में तत्कालीन समाज की प्रकृति कहकर की गई। कत्यूरी वंश के पतन का कारण अत्याचारी शासन में बाह्य आक्रमण था। कार्तिकपुर के पदाधिकारी देख लिए। प्रांत सीमा की सुरक्षा करता था। घटपाल जो था वो गिरिद्वारों रक्षा करता था। ब्रह्मपाल सीमावर्ती मार्ग का आगमन की व्यक्तियों पर निगरानी रखता था। नरपति नदी घाटों पर आगमन की सुविधा कर वसूली करता था। अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी दोष अपराधिक कहलाता था एवं गुप्तचर विभाग को सर्वोच्च अधिकारी दूरसंधानायक कहता था। पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी दंडपाशिक, दंडनायक, महादंडनायक कहलाते थे। जो पुलिस थी से क्या कहते थे? दंडपाशिक, दंडनायक, महादंडनायक कहते थे। कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की, यह क्वेश्चन आ चुका है देखिए, कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कर्मांत कहते थे। जो राजमिस्त्री था उसे क्या कहते हैं? करिका। चोर डाकू को पढ़ने वाले को देते। अधिकृत राज्य का मुख्य आर्टिक्चर होता था। कार्तिकपुर सेना कितने भागों में थी? 4 भागों में। जो उन्हें पदातिक, जो घोड़े वाले थे उन्हें अश्वबल अधिकृत, जो हाथी वाले थे उन्हें गजारोही, जो ऊंट आरोही कहते थे। अब इनकी आर्थिक व्यवस्था देख लीजिए। कत्यूरी शासन में आय के प्रमुख साधन कृषि, वन व खनिज संपदा। क्षेत्रपाल राज्य की कृषि उन्नति का ध्यान रखता था। उपचारिक अधिकारी भूमि के लिए अभिलेख रखता था। खंडपति खंडर अक्षास्थान अधिकारी खनिज व वनों की रक्षा करता था। करों की वसूली के लिए को वर्णन मिलता है। चाट बाट थे जिन्हें मिट्टी बिगाड़ लेते थे प्रजा से। पशुओं से दुग्ध आदि निकालने को वापित कहते थे। भूमि नापने के लिए उसमें बीज के अनुसार होती थी। कत्यूरी शासन में द्रोण मापन, नाली मापन, बीज वाली भूमि का वर्णन मिलता है। द्रोण को 32 सेर या 16 नाली के बराबर बनाया जाता है। खाली मापन को 20 द्रोण के बराबर बताया जाता है। कत्यूरियों के समय 5 जिले थे। ऐसाल विषय, टंकणपुर विषय, कार्तिकपुर विषय, अंतरांग विषय, मायापुरहाट। कत्यूरी प्रांतीय शासन प्रशासन कत्यूरी विभाजित था जिसका शासन ऊपरी किया राज्यपाल के द्वारा चलाया जाता था।
कत्यूरी राज्यों को प्रांतों में विषयों जिलों में बांटा गया था। कत्यूरी काल में 4 विषय थे। विषयों को लोक गाथा के अनुसार एक जिला और पता चलता है, हमने 5 देखे ना अभी, वैसे 4 जिले थे लेकिन लोक गाथा में पता चलता है कि एक और था। ये देखिए हमने देखे 5। अब मध्यकाल का कत्यूरी साम्राज्य देखते हैं। मध्यकालीन कत्यूरी शासन की जानकारी स्थानीय लोक गाथा व जागरों से मिलती है। मध्यकालीन कत्यूरी शाखाएं जैसे बैजनाथ शाखा, बाली पछाऊ शाखा, अस्कोट शाखा, डोटी शाखा, सीरा शाखा आदि थी। इन कत्यूरों में अशांति देववंश, अस्कोट के रजवाड़, डोटी के मल प्रसिद्ध थे। कत्यूरी राजवंश में अशांति देव ने सतीदेव राजवंश की स्थापना की थी, जिसकी प्रथम राजधानी जोशीमठ थी। अशांति देव ने दूसरी राजधानी कत्यूर के रणचूलावट में बनाई थी। जोशीमठ से प्राप्त हस्तलिखित गुरु ग्रंथ पादुका में अशांति देव के बाद के क्रम से बसंती राय गुराई का नाम मिलता है। अशांति देव का अंतिम शासक कौन था? ब्रह्मदेव था। ब्रह्मदेव को जागरों में ब्रह्मदेव कहा गया है। जिया रानी की लोक गाथा के अनुसार तैमूरलंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था और ब्रह्मदेव तैमूरलंग का सामना करते हुए युद्ध में मारा गया था। कत्यूरी गाथा में प्रीतम देव या पिथुरासाई को धामदेव या दुलासाई को वर्णन मिलता है। प्रीतम देव को राजा पिथुरासाई भी कहते हैं और इन्होंने ही पिथौरागढ़ की स्थापना की थी, ऐसा माना जाता है। जो थी इनकी छोटी रानी जिया रानी थी। कत्यूरी का नरेश था धामदेव। इनके समय एक यमुना छमुना पात्र नामक की नृत्यांगना थी। धामदेव के 2 पुत्र मालूसाई व लड़मसाई। बैरूट या चकुटिया के बैराट या चुक और दारमा की सोक्याणी राजूला की प्रणय गाथा कुआं में प्रसिद्ध। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। राजूला मालूसाई प्रणय गाथा कुआं में प्रसिद्ध है। धामदेव के बाद ब्रह्मदेव का नाम आता है। इसे कत्यूरी देखिए, धामदेव के बाद ब्रह्मदेव का नाम आता है, जिसे अंतिम कत्यूरी शासक माना जाता है। कत्यूरों की उपाधि क्या थी? रजबार थी। कत्यूर राजा का मूल निवास क्या था? राजस्थान था। उत्तराखंड में बहुराजकता का युग। 1191 में नेपाल राजा अशोकचल ने कत्यूरी राज्य के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था। अशोकचल के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? गोपेश्वर त्रिशूल लेख से पता चलता है कि यहाँ पर अशोकचल ने अधिकार कर लिया था 1191 में। बालेश्वर ताम्र लेख के अनुसार 1223 में तुलु या नेपाल के शासक कराचल देव ने कत्यूरी राज्य को अपने अधिकार में ले लिया था। बालेश्वर मंदिर से पता चलता है, एक ताम्र पत्र मिला है, वहाँ से पता चलता है कराचल देव ने यहाँ पर आक्रमण किया था। कराचल देव कहाँ का था? नेपाल का था। एक चक्राया चक्राते में बहुबाण वंश का शासन था। इसके 7 राजाओं का वर्णन मिलता है। इसका राजा सूर्यसेन बहुबाण वंश का महानतम शासक था। गंगोलियाट में कौन सा राजवंश था? मनकोटी। गंगोलियात में मनकोटी राजवंश शासन कर रहा था। अस्कोट की ठकुराई शासकों को रजबार कहा जाता था। रजबार कहाँ के थे? अस्कोट के थे। अस्कोट में पाल राजाओं का शासन रहा। पाल वंश का संस्थापक नागमल था। पूरे कत्यूरी शासकों में डोटी सिरा के का राजा हुए थे। रुद्रचंद ने सिरा के हरिमल को हराकर सिरा अपने अधिकार में ले लिया था। कुमाऊं में कत्यूरों के अंतिम गढ़ मनीलागढ़ पर चंद शासक बाज बहादुर चंद ने आक्रमण किया था। स्थापत्य मूर्तिकला की दृष्टि से उत्तराखंड का स्वर्णकाल कहते हैं कत्यूरी काल को। उत्तराखंड का स्वर्णकाल कत्यूरों का काल। ठीक है। मुसलमान शासकों का आक्रमण। मोहम्मद बिन तुगलक ने कराची अभियान किया था एक, उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? बर्नी ने और की रहेला, इनसे जानकारी मिलती है। इतिहास क्या मानते हैं? कराची प्रदेश को कुमाऊं प्रदेश मानते हैं। तैमूरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1398 में और 1399 ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था उत्तराखंड में। ठीक है। तैमूरलंग क्या आतंक था? मुलुक फुजात ए तिमूरी के अनुसार प्रसिद्ध युद्ध गंगा द्वार यानी हरिद्वार में हुआ था। बहुरूज ज्यादा था। बहुरूज के साथ हुआ था। जिया रानी से युद्ध में तैमूरलंग की पराजय हुई थी। लोक गाथा अनुसार जिनका युद्ध रानीबाग क्षेत्र में हुआ था। रानीबाग में तैमूरलंग के साथ जिया रानी का युद्ध हुआ था। तारीख मुबारक शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक के समय कटेर के सरदार खटगू ने कुमाऊं में शरण ली थी। ठीक है। अब इससे कुछ क्वेश्चन आए हैं, देख लेते हैं। छांगलेस की प्रशस्ति लाखा मंडल से प्राप्त हुई है। चमोली के किस गांव से 1956 में पाषाणकालीन समाधान खोजे गए थे? मलारी से। कत्यूरों की शासकों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। प्राचीन काल में स्कोट की राजधानी थी कत्यूरी। मुंड सबर नाम से जाते हैं कोल। कार्तिकपुर में अंतिम शासक कौन था? सुबक्सी राजदेव था। प्रागैतिहासिक गुफा लाखुड़ियार कहाँ पर? शिवा नदी के तट पर अल्मोड़ा में। केदारखंड में ललितादित्य मुक्तापीठ के आक्रमण की जानकारी मिलती है राजतरंगिणी से, कल्हड़ की राजतरंगिणी से। किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? स्कंद पुराण में। कटेर के हिंदू राजा खड़क सिंह का मेहताओं के देश कुआं भागने का वर्णन कहाँ पर मिलता है? तारीख में वर्क साहिब मिलता है। वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासक था? त्रिशु। कत्यूरी काल में तहसील स्तर की प्रजा निकाल कहते थे कर्मांत। हिंसांग द्वारा अपनी यात्रा वृत्तांत में वर्णित कोईशान कहते हैं काशीपुर को। कालिदास की किस रचना हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम से उल्लेखित किया गया है? कुमार संभव। चंपात का बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस समाज से किस शासक से संबंधित? कराचल देव। मुखभूति को हिंदू का शासक था। फड़कानोली पेटसाल की खोज तनवटपाल ने की थी। कत्यूरों की कुल देवी के रूप में पूजा थी नंदा देवी। कौन सा पुरातात्विक स्थल गढ़वाल की तलहटी पर स्थित है? मोरध्वज। पांडुके से तामपत्र किस भाषा में है? संस्कृत है।
कण्वाश्रम मालिनी नदी के तट पर कोटद्वार। कौन सा स्थान गत्यूरी घाटी के नाम से जाता है? बैजनाथ। सुलनादित्य वंश की स्थापना इच्छड़देव ने। महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन आता है उत्तर कुरु में। हिंसांग ने किस पर्व को मोक्ष पर्व कहा था? कुंभ पर्व को। नरसिंह देव ने गत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकपुर से हटाकर वहाँ बनाई थी बैजनाथ में। गोपेश्वर बडाट के लेख कितने हैं? 6ठी सदी के हैं। उत्तराखंड से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख इनमें से कौन सा है? कालसी का है। निम्नलिखित में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? सक्की। ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के आधार पर नहीं है? जोशी। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।